नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए यूटेट, सीटेट और टीचिंग से संबंधित कोई भी परीक्षा हो या फिर जनरल नॉलेज के लिए आरटीए एक्ट 2009 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है हर परीक्षा में लगभग। ठीक है। अब आरटीए एक्ट 2009 जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तौर पे ज़्यादा फेमस है। तो इसका क्या हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी देखते हैं। 12 दिसंबर 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया उस समय पूरे देश में। तो ये भारत ऐसा करने वाला 135वां देश था। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। जो भी हमारे अधिकार थे, मूल अधिकार, उसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद जो है 21A के तहत 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। हालांकि लागू ये 2010 में हुआ था, लेकिन आरटीए एक्ट 2009 इसलिए कहलाता है क्योंकि यह लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा होते हुए राष्ट्रपति का जो अनुमोदन इसको मिला था वो अगस्त 2009 में मिला था। इसलिए जो है इसको आरटीए एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के 2009 के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगर कब लागू हुआ अगर पूछेंगे तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका मूल उद्देश्य था 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों का को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। निःशुल्क भी और अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। ठीक है। जो निःशक्त या दिव्यांग बच्चों के लिए आयु बताई गई थी इसमें 6 से 14 की जगह में वो कितनी थी, 6 से 18 वर्ष। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय, और धाराएं कितनी हैं, 38 धाराएं हैं। ठीक है। अध्याय जो 7 हैं उसमें जो चौथा अध्याय है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो शिक्षक को उसके कर्तव्य और उसके जो भी क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब बताता है। जो कि आप टीचर बनने की ओर हैं और सीटेट यूटेट दे रहे हैं या एलटी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और आपको जो है अपने कर्तव्य, अपने कार्य और जो भी आप बनने के बाद और बनने से पूर्व सब आपको जानकारी देता है। ठीक है। अनुच्छेद 21A के खंड में माता पिता यानी कि अभिभावक को ये दायित्व बताया गया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने दाखिला स्कूल में बच्चे का करवाना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। ठीक है। इसमें एक अनुच्छेद और आता है 45, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वह इससे संबंधित है कि बच्चे का 3 से, जैसे इसमें 6 से 14 वर्ष और 6 से 18 वर्ष दिए हैं ना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है नर्सरी में जो मिड डे मील नहीं होता है, नर्सरी के लिए जो आंगनवाड़ी या अन्य केंद्रों की बात है, वो उसको सुविधा देने की बात है, वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 45 में। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी पूछ लेता है अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के लिए कितने का है, कौन सा अनुच्छेद है, और 3 से 6 वर्ष के लिए कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है। अगली जो पॉलिसी आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या इसी का आरटी जो संशोधन हुआ था 2019 के आसपास, उसमें जो है अब क्या कर रहे हैं कि 6 से 14 की जगह सीधे जो है 3 से 14, तो उसको भी इसमें ला रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो कब तक वो लागू होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आती है, 2020 वाली जो है कब लागू होती है। अब इसका जो आरटी 2009 है, इसके मुख्य तथ्य जो हैं, महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बात और रहेगी, इसमें एसएमसी की बात कही गई है 2009 की अधिनियम में, आरटी एक्ट 2009 के 9 में। एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो बननी ज़रूरी है हर स्कूल में, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में, जिसमें जो है स्टाफ और अभिभावकों को मिलाकर एक कमेटी बनती है जो कि स्कूल के विकास से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन और जो आय व्यय का जो से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और उस पर निगरानी करती है। ठीक है। इसमें 75% अभिभावकों का होना जरूरी है, जिसमें भी 50% महिलाएं होना के लिए जो है
सीट रखी गई है, ठीक है। एक ऊपर जो बात कही थी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसका जो है निजी स्कूलों में जो 25% आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को दिया जाता है, उसका जो खर्चा होगा उस सरकार उठाएगी। ये बात मैं ऊपर बताना भूल गया था, ठीक है। अब जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं इससे संबंधित, धारा 12 के अंतर्गत 25% सीट देखिए आ गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो विद्यार्थी होते हैं निजी विद्यालयों में, उनको 25% सीट देना अनिवार्य है। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, ठीक है। अब धारा 13 क्या कहती है? प्रति व्यक्ति छात्र से 25% के अंतर्गत एडमिशन फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। अब क्या होता है कि 25% छात्र में कोई भी आ सकते हैं, हर किसी को तो मिलता नहीं है, तो लॉटरी सिस्टम या कोई अन्य सुविधा की जाती है, तो उसमें जो है सुविधा के नाम पर तुम्हारा हो जाएगा या तुम्हारा एडमिशन करा दिया जाएगा के नाम पर अगर कोई फीस ली जाती है, तो वो अगर पकड़े गए स्कूल प्रशासन, तो 10 गुना जुर्माना सरकार उस स्कूल से लेगी, ठीक है। धारा 14 क्या कहती है? किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र न होने का बहाना बनाकर प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं। देखिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या कोई अन्य प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसा कोई बहाना बनाकर जो है उसका प्रवेश स्कूल में रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए जो है अन्य वैकल्पिक सुविधा, प्रमाण पत्र के लिए अन्य वैकल्पिक सुविधा देनी जरूरी है, ऐसा कहता है आरटी एक्ट 2009, ठीक है। धारा 15 क्या कहती है? शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष जैसे अप्रैल या जो भी जुलाई रखा गया है शैक्षणिक वर्ष को, उसी के प्रारंभ में जो है बच्चे को दाखिला दिया जाएगा, ठीक है। कोई विशेष परिस्थिति में 2-3 महीने की छूट मिलती है किसी भी विद्यालय से। और दूसरा ये रहता है कि जिस उम्र का बच्चा होगा उसकी शिक्षा उसी कक्षा के में कराई जाएगी, ठीक है। आयु के अनुसार समायोजन होगा, चाहे उसने उससे पहले पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसका जो है बौद्धिक विकास जो है उम्र के हिसाब से, संज्ञान के हिसाब से उसका संज्ञानात्मक स्तर उस लेवल का माना जाएगा। जैसे कि 6 में अगर बच्चा पहली क्लास में है, तो 10वीं में अगर आता है तो उसको 5वीं क्लास में जो है एडमिशन देना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 10वीं में पहली बार आया तो उसको फर्स्ट में बैठा दूँ, ठीक है। धारा 15 हो गया ना। धारा 16 ना, देखिए धारा 16 क्या कहती है कि कोई भी विद्यालय बच्चे का रिजल्ट नहीं रोक सकता है, ना ही अनुत्तीर्ण बच्चे को किया जाएगा और ना ही विद्यालय से बच्चे को निकाला जाएगा। ये कहा था आरटी एक्ट 2009 ने। बच्चे को ना फेल कर सकते हो, ना जो है उसको स्कूल से निकाल सकते हो। लेकिन जो इसमें संशोधन अब आने वाला है 2019 में जो आया था, उसमें कहा गया है कि नई शिक्षा पॉलिसी में भी या उसमें भी कहा गया है कि बच्चे को जो है फेल तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका रिजल्ट जो है, यह परिणाम जो है आशानुरूप नहीं आ रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे को जो है 2-3 महीने बाद एक और परीक्षा कराई जाएगी, उस पर जो है बच्चे को निकलना ज़रूरी होगा। ये नहीं है कि सीधे आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है इसमें अन्य जो है नियम बनाए जा रहे हैं। वैसे तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत अच्छा अधिनियम है, लेकिन अगर ये अच्छे पूर्ण रूप से, इतना बड़ा भारत देश है, पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो ही बात है, ठीक है। ठीक है, धारा 17 में आते हैं। बच्चों को शारीरिक दंड देना और किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना निषेध है, ठीक है। पहले हमारे टाइम में तो बहुत मार पिटाई करके स्कूल भेजा भी जाता था, और स्कूल में जो है टीचर मार पिटाई, डांट से या किसी भी अन्य प्रकार से जो है पढ़ाई करवाते थे। लेकिन अब जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चे को ना कोई हाथ लगा सकता है, ना ही उससे ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है, ठीक है, ना डांट सकता है। और इस बीच फिर और धाराएं अन्य भी हैं जिसमें शिक्षक के कर्तव्य, कार्य और अन्य चीज़ों के बारे में दिया गया है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट धाराएं नहीं हैं। सीधे हम धारा 27 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि शिक्षक जो है, शिक्षक शैक्षणिक कार्य के अलावा जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन, ये 3 जो है अवस्थाओं में, जहाँ कभी जो 10 साल बाद जनगणना होती है या कोई बड़े चुनाव होते हैं उसमें, या कभी आपदा आ गई तो उसके आपदा प्रबंधन में, इन 3 जगह जो है शिक्षक की ड्यूटी लगा सकते हैं शैक्षणिक कार्यों के अलावा। उसके अलावा और कहीं भी शैक्षणिक कार्यों से इतर जो है उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ऐसा कहना है आरटी एक्ट 2009 का।
अब जो नई शिक्षा पॉलिसी आ रही है उसमें शायद ये जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन से भी शिक्षक को मुक्त कर दिया जाएगा। ये कब जो है लागू होगा, ये फिर देखने का विषय रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये इम्पोर्टेंट जो थी धाराएं थी। इसके अलावा जो है जो आरटी एक्ट जो 2009 मुख्य जो बातों पर विशेष ध्यान देता है वो है छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 का कहना है कि जो प्राथमिक वर्ग है उसमें 30 बच्चों में एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। ठीक है, होता नहीं है वो अलग बात है, आजकल जो है कई दूर दराज इलाके हैं वहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, कम टीचर होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो एक्ट आया था बहुत ही शानदार एक्ट बनाया गया था, सोच बहुत अच्छी थी, जो है उसका क्रियान्वयन हो जाता तो बहुत बेहतर रहता देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी और बच्चों की शिक्षा के लिए भी। ठीक है, अब छात्र अनुपात जो है 35 से 1 हो जाएगा कब, जब वो उच्च प्राथमिक यानी कि 1 से 5 में 30 बच्चों में एक अध्यापक और 6 से 8 में उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों में एक अध्यापक जो है बताया गया है आरटी एक्ट 2009 में। छात्र संख्या अधिक हो गई, अगर इनमें से किसी भी स्तर में छात्र संख्या अधिक हो गई तो अगर कितनी अधिक हो गई, 200 से अधिक हो गई तो 40 बच्चों में एक अध्यापक रख सकते हैं। ठीक है, एक छूट तब मिलेगी जब 200 से अधिक छात्र हों। प्राथमिक स्तर पर जब 150 से अधिक बच्चे हो जाएं तो क्या होगा, वही 30:1 के हिसाब से 5 शिक्षक तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ एक प्रधान अध्यापक को जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये कभी कभी नहीं, अधिकतर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, अब जो है कार्य दिवस और घंटे जो है कितने रखे गए हैं आरटी एक्ट के अंतर्गत, तो प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने रहेंगे। प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 से 5 के लिए जो अध्यापक है वो कितने घंटे पढ़ाएगा, 800 घंटे पढ़ाएगा। ठीक है, पूरे शैक्षणिक वर्ष में, जो एक वर्ष होता है ना शैक्षणिक वर्ष 1 साल का, उसमें 800 घंटे प्राथमिक वर्ग के शिक्षक के लिए रखे गए हैं या 200 दिन। ठीक है, वही बात अगर उच्च प्राथमिक स्तर के 6 से 8 के अध्यापकों के लिए देखें तो 1000 घंटे हो जाएंगे वही, और 220 दिन। ठीक है, और एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य दिन शिक्षक के लिए कितना बताया गया है, नीचे की ओर देखें 45 घंटे। ये दोनों स्तर में एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य शिक्षक के लिए 45 घंटे बताया गया है। ठीक है, ये जो घंटे होते हैं इसमें जो है पूरा पढ़ाने का ही नहीं, सुबह जो प्रेयर कराने से लेकर अपने जो क्लास के लिए तैयारी करने का या विषय वस्तु का चयन, ये सब मिला के 45 घंटे होते हैं, या जो भी ये घंटे हैं। ठीक है, इतने घंटे लगातार पढ़ाने के लिए नहीं कहा गया है, उस स्तर का कि बच्चे को प्रेयर से लेके हर चीज़ अपने जो भी क्लास करानी है उससे संबंधित तैयारी करने तक का घंटे जो हैं बताए गए हैं। प्राथमिक स्तर में स्कूल की दूरी कितनी बताई गई है, बच्चों के घर से जो है 1 किलोमीटर तक अधिकतम दूरी, वो उच्च प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर तक अधिकतम दूरी बताई गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, जबकि पहाड़ों में जो है कई दूर दराज के इलाकों में बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं। अब देखिए नीति तो बनाई गई है, अच्छा एक्ट लाया गया है, अब धीरे धीरे अगर इसमें पूरा क्रियान्वयन अच्छा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा शिक्षा के लिए भी, बच्चों के लिए भी, माता पिता सबके लिए। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें आपको मैंने इसमें बता दी हैं जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा आपको पता ही है, इसमें समावेशी शिक्षा के लिए भी कहा गया होगा, और भी अन्य बहुत सी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैंने आपको बता दी हैं। तो आशा करता हूँ आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार के प्रश्न आप जो हैं आप इससे सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल